हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल, इट इज ओके। सो कर दीजिए कंफर्म ताकि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सितंबर 2023 मंथ में सर्कुलर्स इशू हुए उनकी समरी को देखा जाए। वो सर्कुलर्स क्या क्या है। यस कर दीजिए क्विकली कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, रिजर्व बैंक ने सितंबर के महीने में कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर ये सर्कुलर्स इशू किए। तो कौन कौन से सर्कुलर्स इशू किए? एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू हुआ क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ कमर्शियल बैंक डायरेक्शंस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मास्टर डायरेक्शंस इशू की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई बार मास्टर सर्कुलर्स इशू करता है, कई बार मास्टर डायरेक्शंस इशू करता है। तो ये सर्कुलर मास्टर डायरेक्शन की फॉर्म में इशू हुआ 12 सितंबर को। देन रिलीज ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑन रीपेमेंट सेटलमेंट ऑफ पर्सनल लोन्स। तो ये सर्कुलर इशू हुआ 13 सितंबर को। इस सर्कुलर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि जब पर्सनल लोन्स एडजस्ट हो जाता है, उनका फुली रीपेमेंट हो जाता है, तो जो डॉक्यूमेंट हमने वापस लौटाने हैं कस्टमर को, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उनके टाइम लिमिट्स इसमें बताई गई हैं। और अगर हम ऑन टाइम नहीं बताते तो फिर उसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे वो भी इसमें बताया हुआ है। देन रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग एडिशनल सीआरआर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी कि कुछ एडिशनल सीआरआर मेंटेन करना है बैंकों को लिक्विडिटी को कंट्रोल में रखने के लिए। तो उन गाइडलाइंस को पहले एडिशनल सीआरआर मेंटेन करने की गाइडलाइंस थी और फिर धीरे धीरे उनको विड्रॉ करने की गाइडलाइंस थी। तो इस सर्कुलर में उन गाइडलाइंस को बताया गया है। ऑपरेशन ऑफ प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइंस एट बैंक्स थ्रू यूपीआई। तो ऑपरेशन जो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस हमारी होंगी उनको हम यूपीआई के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हैं वो भी इस सर्कुलर में बताए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, तो ये स्कीम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिफाई किया था, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्कुलर 13 सितंबर के द्वारा तो उसको रेफर किया है। यानी कुल मिला के ये हमारे सारे के सारे सर्कुलर्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे जनरल जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकर्स के लिए पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लोग जो फाइनेंस की वर्ल्ड में काम करते हैं उनके लिए भी ये सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें हम एक सर्कुलर की हम अच्छे से डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वो सर्कुलर है हमारा मास्टर डायरेक्शन वाले सर्कुलर जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। सो लेट अस स्टार्ट दैट। फ्रेंड्स, आरबीआई ने ये सर्कुलर 12 सितंबर 23 को अपनी वेबसाइट के ऊपर प्लेस किया। और इसमें क्या है, रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। बैंकों का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जिसमें हम कुछ इन्वेस्टमेंट एसएलआर पर्पस के लिए करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट जो हमारे सरप्लस फंड्स हैं वो नॉन एसएलआर कैटेगरी में चली जाती है। ये जो हमारा पोर्टफोलियो बनता है जिसमें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, प्राइवेट शेयर्स में, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ में पैसा जो लगाते हैं, तो उनको लेकर के ये रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। तो चलिए देखें इस फ्रेमवर्क में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। रिवाइज्ड फ्रेमवर्क अपडेट्स रेगुलेटरी गाइडलाइंस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा गया है और उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। पहला पॉइंट इसमें क्या है, there is a symmetric treatment of fair value gains and losses। तो फेयर वैल्यू में जो हमारे गेन्स की फेयर वैल्यू है, जो हमारे लॉसेस की जो फेयर वैल्यू है, इसको एक जैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इसको लेकर के गाइडलाइंस हैं इसके अंदर।
क्लियरली आइडेंटिफाइबल ट्रेडिंग बुक है अंडर HFT सॉरी। तो इसमें क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेडिंग बुक जो HFT पार्ट को रिलेट करती है। हमारी डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट होती हैं जिसका क्लासिफिकेशन डिफरेंटली करते हैं, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल हो ट्रेडिंग बुक अंडर HFT हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। रिमूविंग 90 डेज सीलिंग ऑन होल्डिंग पीरियड अंडर HFT। तो पहले HFT के लिए एक 90 डेज का सीलिंग पीरियड हुआ करता था, तो अब उस सीलिंग पीरियड को रिमूव कर दिया गया है। रिमूवल ऑफ सीलिंग टू ऑन हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी। इसी प्रकार से हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी में सीलिंग हुआ करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने % हो सकती है ये इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट पहले 25% हो सकती थी HTM कैटेगरी में। तो पहले हमारे पास 3 कैटेगरीज थी, एक थी HTM कैटेगरी, एक था अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी और एक था हमारे पास HFT कैटेगरी। तो HTM कैटेगरी में हम अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% से ज़्यादा नहीं लगा सकते थे और HFT के अंदर हम उन ट्रांजैक्शन को, उन इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई करते थे जहाँ पे 90 डेज का सीलिंग लगा हुआ था। अब इस सीलिंग को भी हटा दिया गया है और ये जो परसेंटेज है इसको भी अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो पहले आपने देख लिया कि चेंजेस क्या क्या इंपॉर्टेंट की गई। अब क्लासिफिकेशन क्या क्या है। सो पहले वाले क्लासिफिकेशन को, यानी पहले वाले क्लासिफिकेशन में जैसा हमने नोट किया था HTM क्लासिफिकेशन थी, HFT क्लासिफिकेशन थी एंड अवेलेबल फॉर सेल क्लासिफिकेशन थी। अब इस क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया है। तब ये नई क्लासिफिकेशन क्या है। सो नई क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या है, तो 3 कैटेगरीज हैं जिसमें हमने इनको सेग्रीगेट करना है। सो पहली कैटेगरी वही रहती है हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें हम पैसा लगाते हैं और मैच्योरिटी तक हम उस सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं। देन हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी है और तीसरी कैटेगरी जो नई इंट्रोड्यूस की है वो है FVTPL फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैटेगरी। और पहले जो हमारे पास HFT थी उसको अब इंक्लूड किया गया है FVTPL के अंदर एज ए सेपरेट इन्वेस्टमेंट, यानी अब HFT को जो डायरेक्ट कैटेगरी थी वो खत्म किया गया है, अब उसको इंक्लूड कर लिया है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैटेगरी के अंदर। नाउ टाइम टू डिसाइड कैटेगरी। तो जब भी हमने ये क्लासिफिकेशन करनी है तो किस समय हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ये जो क्लासिफिकेशन बैंक ने करनी है सो इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक बिफोर और एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले ये डिसीजन हो जाएगा या जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे एट दैट टाइम हमने डिसाइड कर लेना होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो HTM कैटेगरी के लिए कर रहे हैं या अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी के लिए कर रहे हैं या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैटेगरी के लिए कर रहे हैं और उसमें से हम क्या HFT के लिए कर रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमने कब करना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट लेटर ऑन। और ये जो डिसीजन लिया जाएगा ये प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन, फ्रेंड इस सर्कुलर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कब से होने जा रही है, तो बैंकों को एडवांस में ये सर्कुलर इशू कर दिया है सो दैट बैंक अपने आप को प्रिपेयर करें। तो ये कमर्शियल बैंकों के ऊपर सर्कुलर एप्लीकेबल होगा नंबर 1, जिसमें RR भी शामिल नहीं होंगे और साथ में ये शुरू होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। इस सर्कुलर्स की अगर और बहुत सारी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप RBI वेबसाइट के ऊपर जा करके ओरिजिनल सर्कुलर को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स जो हमारे बाकी बचे हुए एस्पेक्ट्स हैं, तो बाकी को जो हमारे 4 सर्कुलर्स हैं उनकी भी इसी प्रकार से हमने समरी बना दी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हाईलाइट कर दिए हैं
और ये समरी अवेलेबल कहाँ पे है? ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर। हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर लें और उसकी आरबीआई डायरेक्शन का वहाँ पे टैब बना हुआ है, उसको पुश करेंगे तो ये सारी की सारी इंक्लूडिंग दिस वन आपको नज़र आ जाएगी। अक्टूबर की भी उसके साथ ही आपको नज़र आ जाएंगी। इसका जो लिंक है हमने इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी इसका लिंक डाल दिया है। फ्रेंड, आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें अपने दूसरे साथियों के साथ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ उसको सब्सक्राइब करें। तो इन सर्कुलर्स को ज़रूर पढ़ लेना, तो आपको इनका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब इस डिस्कशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।